जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने जितनी भी क्लास की थी उन सभी से आज का क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की क्लास में हम फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आपका लास्ट चैप्टर फिजिक्स का है, नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे आप E1 ग्रुप के छात्र हो या फिर E2 के हो, या फिर इसे K1 या फिर K2 ग्रुप के छात्र भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, नाभिकीय भौतिकी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें कि रेडियो एक्टिवता से लेकर के और अर्ध आयु काल यानी हाफ एज, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में बनते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम फुल कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हम इससे आने वाले MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमने आपको फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ये हमारी फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की क्लास है। तो इस चैप्टर में आपका जो पहला पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिवता, जिससे कि क्वेश्चन जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं और बार बार 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। कुछ तत्व, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कि ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही अदृश्य किरणें यानी कि इनविजुअल रेज जो होती हैं वो निकलती रहती हैं, और ये कुछ तत्वों में ही होता है। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। दोस्तों, सम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कि ऑटोमेटिकली अनविजिबल रेज यानी किरणें निकलती रहती हैं, और ऐसे ही तत्वों को, ऐसे ही पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। वह इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं रेडियो एक्टिवता। ठीक है, यानी रेडियो एक्टिविटी। तो आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं। तथा निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। दोस्तों, जो किरणें निकलती हैं कुछ तत्वों से, उन किरणों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो कुल 3 टाइप्स होते हैं। इनमें से आपके पहला जो है वो है अल्फा रेज, दूसरा जो है बीटा रेज, और तीसरा आपका है गामा रेज यानी गामा किरणें। सबसे पहले हम अल्फा किरणों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से, हर एक इसमें आपको कई सारे पॉइंट दिखेंगे, तो इसी पॉइंट से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। अल्फा किरणों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। तो देखिए, अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी हैं जो हीलियम परमाणु का नाभिक है। अल्फा किरणें जो हैं वो जो बनी होती हैं वो हीलियम परमाणु का नाभिक होती हैं, और ये अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है। वह इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। जो अल्फा किरणों का द्रव्यमान होता है ना, वो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसका 4 गुना होता है। दोस्तों, आपको अल्फा, बीटा और गामा में तीनों में ही कुछ चीज़ें होंगी जो कॉमन दिखेंगी, तो उसको हम आगे आपको बताते चलेंगे। अल्फा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। जो अल्फा किरणें होती हैं इनमें गुण होता है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही इसके करीब आता है तो ये विक्षेपित होने लगती हैं। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वो अत्यंत कम होती है। ये 0.1 मिमी यानी मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर द्वारा रुक जाती हैं। यानी कि अल्फा किरणें अगर 0.1 मिलीमीटर का कोई मोटा चादर है एल्यूमिनियम का, तो अल्फा किरणें उसको पार नहीं कर सकती। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने पर अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी एक प्रकाश उत्पन्न करती हैं। धातु की पन्नी में से गुजरने पर अल्फा किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणें धातु की किसी पन्नी से गुजरती हैं तो वो विक्षेपित हो जाती हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अल्फा किरणें किसी सतह से टकराने पर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अल्फा किरणें किसी भी ऐसी सतह से, कोई भी सतह हो, उसे टकराने के बाद ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। अल्फा किरणें जिस गैस से होकर गुजरती हैं उसका आयनीकरण कर देती हैं। अल्फा किरणें जिस भी गैस से होकर गुजरती हैं उसका आयनीकरण कर देती हैं। नेक्स्ट है अल्फा किरणों की जो चाल होती है, यानी जो वेलोसिटी होती है, वो प्रकाश की चाल का 1/10 भाग होती है।
प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो प्रकाश की चाल होती है उसका 10वां भाग होता है अल्फा किरणों की चाल। अल्फा किरणें कुछ पदार्थों में कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न करती हैं। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे बीटा किरणों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। बीटा किरणें अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली इलेक्ट्रॉन हैं। दोस्तों अल्फा के तुलना में बीटा किरणें अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं। वहीं बीटा किरणों पर इकाई धनावेश होता है। वहीं आपने अल्फा किरणों पर पढ़ा था तो उस पर 2 इकाई धनावेश था। क्या था? 2 इकाई धनावेश था। पर जो आपकी बीटा किरणें होती हैं इस पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। बीटा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। सेम अल्फा किरणों की तरह ही बीटा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आने पर ये विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। बीटा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। बीटा किरणों की जो चाल होती है वो बराबर होती है किसके? 3 × 10⁸, क्योंकि प्रकाश की चाल यही होती है ना, तो इसके बराबर होती है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से हर एक प्रश्नों को समझते चलिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। बीटा किरणें जिस गैस से होकर गुजरती हैं उसका आयनीकरण कर देती हैं, परंतु इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता की अपेक्षा 1/100 गुनी होती है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि अल्फा किरणें भी जो होती हैं ये किसी गैस से गुजरने पर उसका आयनीकरण कर देती हैं, परंतु यहाँ पर बीटा किरणों में क्या होता है, ये जो आयनीकरण क्षमता होती है वो अल्फा किरणों की अपेक्षा क्या होती है? 1/100 गुनी होती है। बीटा किरणें की भेदन क्षमता अल्फा किरणों की भेदन क्षमता से लगभग 100 गुनी होती है। क्या होती है? अगर अल्फा किरणों की बात करें तो उसकी भेदन क्षमता जो भी हो, पर मैंने आपको बताया था, पर जो अल्फा किरणों की भेदन क्षमता होती है ना वो बीटा किरणों की भेदन क्षमता से 100 गुना बीटा किरणों की अधिक होती है क्षमता। ठीक है। बीटा किरणें जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अल्फा किरणों के द्वारा ही उसके प्रकार ही अल्फा किरणों के प्रकार ही यहाँ पर बीटा किरणें भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। बीटा रेज फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती हैं, यानी जो बीटा रेज होती हैं ये फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्टेड करती हैं। ठीक है, यहाँ प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आपके ऑप्शंस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे? बीटा किरणें फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती हैं, नहीं करती हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे। कैसे? प्रभावित एक दे देगा आपका प्रभावित करती हैं, ये कर देगा कि नहीं करती हैं, प्रभावित नहीं करती हैं। और आपका हो सकता है एक ऑप्शन और दे कि प्रभावित करती हैं पर एक समय के बाद प्रभावित करना बंद कर देती हैं, या फिर थोड़ा इफेक्ट ही प्रभावित करती हैं, या फिर आपको इसी प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से गुण अल्फा किरणों में होते हैं और कौन से बीटा किरण में होते हैं। क्या अल्फा किरणों की तरह बीटा किरणें भी फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती हैं या फिर नहीं करती हैं? तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, बीटा किरण जो है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न करती हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा केवल वीडियो देखने मात्र से। अब हम देखेंगे गामा किरणों के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाई रेज। इसको वाई से लिखते हैं और कुछ ये वाई के प्रकार का ही होता है। ठीक है, इसे हम गामा बोलते हैं। तो देखिए गामा किरणों जो हैं उसमें गामा किरणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इनकी प्रकृति अधात्विक होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके गामा किरण में। गामा किरणों पर कोई आवेश भी नहीं होता है। वही आपने अल्फा किरण पर पढ़ा था तो उस पर 2 इकाई धन आवेश था। वहीं आपने अल्फा के बाद बीटा किरणों को पढ़ा था तो उस पर 1 इकाई ऋण आवेश था। क्या था? ऋण आवेश था। पर जो गामा किरणें होती हैं इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन कर सकते हैं। गामा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती हैं। आपने अल्फा और बीटा किरणों के बारे में पढ़ा था तो वे क्या होती हैं? वे चुंबकीय या फिर विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, पर जो गामा किरणें हैं ये चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती। गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों व बीटा किरणों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। आपने अल्फा किरणों के बारे में पढ़ा था तो उसकी जो क्षमता थी आयनीकरण क्षमता की वो काफ़ी कम थी। बीटा की तुलना में वो थोड़ा बीटा का जो किरणों की जो क्षमता थी वो
अल्फ़ा से थोड़ी अधिक थी, पर जो गामा किरणें होती हैं इसकी जो भेदन क्षमता होती है यानी आयनीकरण क्षमता जो होती है वो आपके अल्फ़ा किरणों से भी काफ़ी कम होती है। गामा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। आपने अल्फ़ा पढ़ा था, बीटा पढ़ा था और गामा पढ़ा था। तो जो गामा किरणें थी ये तो आपके प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं और सेम इसी प्रकार आपकी बीटा किरणें जो थी ये भी प्रकाश की चाल के बराबर थी। पर जो अल्फ़ा रेस थी, जो अल्फ़ा किरणें थी, इनमें क्या था, ये प्रकाश की चाल की यानी प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। तो अल्फ़ा अगर रेज आपको पूछे तो ये प्रकाश की चाल के बाई 10, ठीक है, 10 गुणा भाग होती हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, पर एक बार और बता दिया जिससे आपको और भी क्लियर हो गया। गामा किरणें की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ये 30 सेंटीमीटर तक मोटे लोहे की चादर को पार कर सकती हैं, ठीक है। गामा किरणें जो होती हैं ये इनकी भेदन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अल्फ़ा बीटा से तो इसको तुलना ही नहीं की सकती। गामा किरणें भी फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती हैं। ये तो आपने पढ़ा कि ये कॉमन सा हो गया, यानी जो फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करने वाली बात हो गई। ये अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही रेज फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट करती हैं। गामा किरणें जिस सतह पर गिरती हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। गामा किरणें किसी सतह से टकराने पर उसमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये तो आपने पढ़ा था। ये तीनों आपके तीनों ही रेज में देखने को मिल गए थे। दोस्तों आगे है सोडी फजान का विस्थापन नियम। सोडी फजान्स डिस्प्लेसमेंट रूल। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको अभी समझ गए तो इसको आप आने वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जो भी अब इसको अभी नहीं समझ पाएगा वो समझ लीजिए कभी भी समझ नहीं पाएगा। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी व द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है। देखिए समझने का प्रयास करिए। आपका एक एलिमेंट है यहाँ पे x, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो z है और a जो है उसका परमाणु भार है, ठीक है। तो जब इसमें से आपका रेडियो एक्टिव नाभिक में से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है यानी निकल जाता है मान लीजिए, तो क्या होता है, इसके क्रमांक में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन 100% बनते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो भी इसको मिस करेगा वो बाद में पछताने वाला है। दोस्तों मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपका एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। ये सब आप अच्छे जानते हैं। दोस्तों होता क्या है, इनमें से आपका एक जो अल्फा कण है वो उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है यानी निकल जाता है। तो जब ऑक्सीजन से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है या फिर कोई भी एलिमेंट से जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो मैंने आपको बताया इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और इसके परमाणु भार में 4 की कमी यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो सेम इसी प्रकार जब यहाँ पे इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर होगा क्या, आपका ऑक्सीजन तो होगा ही पर इसके क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी यानी 8 से ये 6 हो जाएगा। वहीं ये जो आपका परमाणु भार था 16 था, इसमें 4 की कमी यानी ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको 100% नहीं बल्कि 110% मान के चलिए, एक क्वेश्चन इससे आपको 100% देखने को मिलेगा सोडी फजान विस्थापन नियम से। दोस्तों आगे जो है ये आपको थोड़ा इनविजिबल होगा, साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, पर मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। स्कैन ठीक तरह से नहीं हो पाया है। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। सेम आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और इसका परमाणु क्रमांक 8 था और इसका भार जो है वो 16 था। दोस्तों आपने अल्फा कण निकाला था तो क्या हुआ था, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, वही परमाणु भार में 4 की कमी हुई थी। पर जब आप इसमें से एक बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं, इनमें से जब एक बीटा कण का उत्सर्जन करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, तो होता क्या है,
इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, कमी नहीं होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पे परमाणु क्रमांक 9 हो जाता है और इसका भार जो होता है परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका 16 का 16 ही रह जाता है। तो ये था आपके अगर परमाणु में से एक बीटा कण उत्सर्जित हो जाता है तब की कंडीशन। जब किसी रेडियो तत्व का नाभिक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तो उसके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आपके किसी भी परमाणु के नाभिक में से गामा किरण निकलता है, गामा किरण, तो इसके नाभिक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि अगर आपको प्रश्न दे देगा और आप पढ़े नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप गामा किरण उत्सर्जन करेंगे और 2 उसमें से और 4 परमाणु भार में से कम करके आंसर निकाल देंगे, तो वो आपका वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक है आपका क्षय निर्देशांक यानी डीके कांस्टेंट। इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बहुत ही रेयर केस में बन सकते हैं, तो आप केवल इस फार्मूले को याद करिए, ठीक है, केवल इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। देखिए लैम्डा इक्वल टू डी एन बाई डी टी बाई एन, केवल आपको इस फार्मूले को नोट कर लेना है, ठीक है। आपको इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर केस में बनता है। दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पॉलिटेक्निक के किसी भी ग्रुप के छात्र इस पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर एक छात्र के, हर एक ग्रुप के छात्रों के लिए कॉमन है और इससे क्वेश्चन हर ग्रुप के छात्रों के पेपर में आप देखेंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको इस रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध आयुकाल यानी कि हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आपको एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा और इसके अलावा 2 क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है। तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे हम। वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस तत्व का अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। इसे टी से डिनोट करते हैं। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा एन नॉट है तो एन अर्ध आयुओं के पश्चात शेष मात्रा एन इक्वल टू एन नॉट 1/2 पावर एन हो जाता है। देखिए एन नॉट जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा को डिनोट करता है, एन नॉट, ठीक है। एन जो है वो अर्ध आयुओं के पश्चात शेष मात्रा को दर्शाता है। एन जो है वो क्या है, वो आपका टाइम पीरियड है। आपको ज्ञात करना है शेष मात्रा। आपको प्रश्न इसी प्रकार दिखेगा। आपको शेष मात्रा जब ज्ञात करना होगा तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे। एन नॉट यानी एन नॉट है आपका प्रारंभिक मात्रा जो कि आपको प्रश्न में दिया रहेगा और आपका 1/2 एन जो है वो आपका टाइम पीरियड। यानी देखिए क्वेश्चन को समझिए, एक समय अंतराल था, ठीक है, एक समय था जब किसी पदार्थ की जो मात्रा थी वो आपका 10 ml था, ठीक है, और कुछ समय पश्चात मान लीजिए 2 ईयर बाद क्या हुआ, ये 20 ml हो गया, ठीक है। तो इसकी जो आपको ये आपको पहला वाला जो मात्रा है 10 ml दिया होगा और 2 ईयर बाद इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, ये आपको 20 दिया नहीं होगा, ये आपको 20 जो है वो ज्ञात करना होगा कि ये क्या होगा, 20 जो है वो आपको ज्ञात करना होगा। तो आपको 10 ml तो मात्रा प्रारंभिक मात्रा दे दिया है और 2 ईयर बाद ये मात्रा कितना हो जाएगा, 2 ईयर बाद ये मात्रा कितना हो जाएगा, तो आपको n इक्वल टू एन 0 की जगह पर 10 रखना होगा, 1/2 एन की जगह पर आपको 2 ईयर रखना होगा। सिंपली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर एन अगर आपको पूछे यानी जो समय है वो आपको अगर नहीं दिया हो तो देखिए कुल समय जो होगा, जो टोटल समय होगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के समय, और उसका जो अर्ध आयुकाल होगा आपको प्रश्न में दिया होगा, ये तो प्रश्न में अधिकतर दिया ही रहता है। तो उसके लिए अगर आपको एन का मान यानी जो समयावधि टाइम पीरियड होगा उसको निकालने के लिए आपको टी जो स्मॉल टी है, कुल समय टोटल समय जो लग रहा है यानी 10 ml से 20 ml जाने में जो टोटल समय लग रहा है 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और अर्ध आयुकाल का मान आपको प्रश्न में दिया होगा और जो भी दिया रहेगा वो आपको रख देना है, ठीक है। तो आपका जो एन का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और अगर नहीं समझ में आया है तो जब हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आगे आपका है माध्य आयु अथवा औसत आयु, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। किसी भी नाभिक के क्षय का समान 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है।
सभी नाभिकों की आयुओं के औसत को माध्य आयु कहते हैं। सभी नाभिकों के आयुओं की औसत को यानी एवरेज को क्या कहते हैं? माध्य आयु कहते हैं। इसे टाउ से डिनोट करते हैं। ये है जो सिंबल आपका, ये टाउ कहलाता है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्षय नियतांक लैम्डा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। दोस्तों हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। ये आपका लैम्डा हुआ, ताकि जो छात्र कभी भी कोई भी क्लास नहीं किया है उसको भी काफ़ी अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम आपको काफ़ी बेसिक से पढ़ाना चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए आपका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू टाउ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। लैम्डा आपका तरंग दैर्ध्य है और टाउ जो है वो ने आपका बता दिया है, ये आपका माध्य आयु ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। यहाँ पर अगर कैपिटल टी का मान ज्ञात करना हुआ तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है, 0.693 बाई लैम्डा। ये जो वैल्यू होता है ये निश्चित होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ कैपिटल टी जो होता है, कैपिटल टी और अगर टाउ यानी माध्य आयु के बीच संबंध पूछे तो वो आपका होता है टी इक्वल टू 0.693 टाउ। ये होता है आपके टाइम, और ये टी जो है आपका अर्ध आयु काल है। तो अर्ध आयु काल और माध्य आयु में संबंध है, तो ये संबंध दर्शाता है। दोस्तों कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिसको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। रेडियोएक्टिव तत्वों के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात 1 से अधिक होता है। रेडियोएक्टिव तत्वों के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात जो होता है वो 1 से अधिक होता है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व के लिए उसका अर्ध आयु काल एक नियतांक होता है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व जो हो, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है, उसके लिए जो अर्ध आयु काल होगा ना, वो उसके लिए एक नियतांक होगा यानी कांस्टेंट वैल्यू होगा। किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा व बीटा कणों के उत्सर्जन एक साथ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? अल्फा किरण के उत्सर्जन से आपके क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। बीटा किरणों के उत्सर्जन से उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु भार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर अगर अल्फा और बीटा दोनों किरण एक निकल जाएगा तो क्या हम दोनों को उसमें ऐड करेंगे? यानी अगर अल्फा और बीटा दोनों ही किरण निकल जाता है तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था। तो अगर इसमें से एक अल्फा किरण और एक बीटा किरण निकल जाए तब क्या करेंगे हम? तो क्या इसमें से हम 2 घटाएंगे और इसमें से 4 घटाएंगे और फिर बाद में क्रमांक में 1 ऐड कर देंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके किसी भी परमाणु में से, किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व से आपका अल्फा और बीटा 2 किरण एक साथ कभी भी उत्सर्जित नहीं हो सकता है। ठीक है, और नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। औसत आयु का मान अर्ध आयु के मान की अपेक्षा अधिक होता है। किसी रेडियोएक्टिव तत्व से निकलने वाली सभी अल्फा कणों की ऊर्जाएं समान नहीं होती हैं। एक औसत आयु के पश्चात रेडियोएक्टिव तत्व 37% शेष रह जाता है। ये आपको वैल्यू बिल्कुल याद रखना है, 37%। दोस्तों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन आप जानते हैं, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन करते हैं। जिस प्रकार आप नाम से ही स्पष्ट कर सकते हैं, विखंडन। विखंडन यानी छिन्न हो जाना, छेड़त हो जाना, तो विखंडित होना ही ये नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन को दर्शाता है। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, आप बस इसको समझ जाइए जिससे आपको आगे समस्या नहीं होगी प्रश्न को सॉल्व करने में। थोड़ा सा इसको नाभिकीय संलयन को भी देख लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन 2 छोटे छोटे नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी इसमें जो होते हैं वो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, पर नाभिकीय विखंडन में आपके एक बड़ा नाभिक होता है और ये छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, विखंड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1s2 + 1s2 मिल करके 1s3 + 1h1 प्लस ऊर्जा 40 मिलीवोल्ट का ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। नाभिकीय संलयन 10⁻7 से 10⁻8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ये तापमान आपको बिल्कुल रटना है, याद कर लेना है। नाभिकीय संलयन कितने तापमान पर होता है? तो वो 10⁻7 से 10⁻8 के बीच के तापमान पर ही होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आपका जो सूर्य है इसमें नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आगे है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं।
इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में उत्पादन में करता है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा प्लान है जो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करता है। ठीक है, जैसे कि आप यूरेनियम के ले लीजिए, तो यूरेनियम के द्वारा ही बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर के रूप में ही यूरेनियम का यूज किया जाता है, जिससे कि बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये नाभिकीय रिएक्टर का एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। दोस्तों, अभी आपने पढ़ा नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। तो नाभिकीय रिएक्टर के कुछ भाग हैं जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ईंधन यानी फ्यूल। रिएक्टर के प्रज्वलन में विखंडीय पदार्थ जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 239 ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। मैंने आपको अभी बताया कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। मंदक क्या है? मंदक यानी मॉडरेटर। मंदक यानी किसी भी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो कि किसी भी कार्य में उसके कार्य की सुगमता को बढ़ा दे, या फिर उसमें एक मंदक आप समझ सकते हैं। मंदक यानी देखिए, मंदक विखंडन न्यूट्रॉनों को प्रत्यास्थ संगठनों द्वारा तापीय ऊर्जाओं तक मंथित करते हैं। तापीय न्यूट्रॉनों की यूरेनियम 235 नाभिकों में विखंडन करने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड सर्वाधिक प्रयुक्त मंदक है। इससे क्वेश्चन बस इतना बनता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन में भारी जल दे देगा और स्वच्छ जल दे देगा, और हो सकता है आपको सोडियम दे दे, अलग अलग ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको वहाँ पर भारी जल करेक्ट लगाना है। अगर आपको भारी जल नहीं देता है, आपको ग्रेफाइट दे देता है, तो ग्रेफाइट भी एक मंदक ही है, तो आपको ग्रेफाइट करेक्ट लगाना है। अगर आपको ग्रेफाइट भी नहीं दिखता है तो आपको बेरिलियम लगाना है। बेरिलियम आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड आपको दिखेगा। ये सभी आपको तीन है, तीनों आपको याद रखना है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल जो होता है इसे हम बोलते हैं D2O यानी डिटोरियम ऑक्साइड। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है, ये इसको याद रखिए। तो भारी जल, ग्रेफाइट तथा बेरिलियम ऑक्साइड ये जो है सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले मंदक हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें यानी कंट्रोल रॉड्स लगी होती हैं। ये कैडमियम या बोरान की बनी होती है। क्वेश्चन बनता है कि नियंत्रक छड़ें जो होती हैं नाभिकीय रिएक्टर में वो किसकी बनी होती है? तो वो कैडमियम या बोरॉन की बनी होती हैं, जो रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करते हैं। इसका कार्य होता है नियंत्रित करना, किसको? विखंडन की दर को। कैडमियम तथा बोरान मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः जब इनको रिएक्टर में ढकेला जाता है तो विखंडन की दर को कम कर देते हैं। शीतलक क्या है? कूलेंट। ठीक है, तो देखिए, रिएक्टर में ऊर्जा उष्मा के रूप में विमोचित होता है यानी उत्पन्न होता है, जिसे शीतलन के द्वारा हटाते हैं। CO2 एक अच्छा शीतलक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा शीतलक है। इसे रिएक्टर के भीतर परिसंचरित किया जा सकता है या जाता है। परीक्षक क्या है? नाभिकीय विखंडन में अनेक ऐसे विकिरण उत्पन्न होते हैं, शील्ड कहलाते हैं, जो मानव जीवन के लिए घातक हैं। अतः रिएक्टर को चारों ओर से लगभग 2 मीटर मोटी तथा लोहे जैसी तत्वों से मिश्रित कंक्रीट की दीवारों से घेर देते हैं। तो इसे कहते हैं परिरक्षक, जो कि एक तरह से नाभिकीय विखंडन में इसकी रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, समस्थानिक और समभारिक यानी आइसोटोप्स, आइसोबॉस, और आपका इसमें से मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता रखा है। आइसोटोप्स, आइसोबास, आपका एक होता है आइसोसोम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों को पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी इनके स्थान परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यहाँ पर 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। वहीं ऑक्सीजन के 8O16, 8O17, 8O18 आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1H1 ये हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है, जिसमें कि आपका प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। तो देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी परमाणु क्रमांक एक ही है, और इसका तीनों का सेम है। तो आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक सेम है, पर परमाणु भार जो है वो तीनों का यहाँ पर भी अलग है और इन दोनों का भी अलग अलग है। तो यही है आपका समस्थानिक, यानी इसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं पर परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। समभारिक क्या होता है? ये आपका समभारिक होता है, समभारी क होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट लग रहा हो गया होगा। तो आइसोबॉस भिन्न तत्वों के परमाणु वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे
यहाँ पे 18 AR 40 20 CA 40, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका भी परमाणु भार 40 है और इसका भी 40 है, पर परमाणु क्रमांक जो है इसका 18 है और इसका 20 है। तो ये दो हैं, दोनों एक दूसरे के समभारी कहलाएंगे क्योंकि इनके भार जो हैं समान है। तो समभारिक यानी भार समान है, इस प्रकार भी इसे आप याद कर सकते हैं। सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स क्या है, तो देखिए ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक यानी Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न होते हैं, परंतु अगर आप परमाणु भार और क्रमांक का अंतर निकालें तो दोनों के मान समान होते हैं। जैसे कि आप लिथियम को ले लीजिए, 3Li7 है एवं 4Be8 है, 1H3 यानी प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम है एवं 2He4 है तथा 11 सोडियम का ये है परमाणु क्रमांक और भार एवं मैग्नीशियम है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स के। तो दोस्तों फाइनली हमने आज की क्लास में इस पूरे चैप्टर के थ्योरिकल पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो करीब आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है। तो हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे आने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट आप हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें, और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर हम आपको डेली बहुत सारे क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे मॉक टेस्ट कराते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हमारी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसको देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।